हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस क्लासेस मेकिंग लर्निंग इजी एंड सिंपलर। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ टिम्बर, जो कि हर सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे कि स्टेट्स सिलेक्शन मतलब स्टेट पीएसयूज हुआ या फिर एसएससीजेई हुआ, ओपीएससी हुआ। सो मैं टिम्बर को लेके आया हूँ ताकि आपको एक अच्छा नॉलेज आ जाए। ओके, और कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको टैकल कर लें। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली अपडेट्स पाने के लिए। ओके, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है टिम्बर। देखिए टिम्बर क्या होता है। टिम्बर इज द वुड यूज फॉर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज इज कॉल्ड टिम्बर। ठीक है, जो वुड जो है हम लोग इंजीनियरिंग एक्टिविटीज को में यूज करते हैं उसको टिम्बर बोला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि टिम्बर कहाँ पर यूज किया जाता है। देखिए, जो भी हम लोग ब्रिक्स बनाते हैं, ब्रिक्स बनाने के लिए मोल्ड्स यूज किया जाता है। तो वो जो मोल्ड्स है दैट इज मेड अप ऑफ टिम्बर। ओके, वो जो टिम्बर मतलब मोड्स बनाया जाता है वो टिक से बनाया जाता है। और देखिएगा फॉर्म वर्क जितना दिया जाता है, कंक्रीट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, जैसे कि आप कोई भी स्लैब का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ओके, तो उसमें हम लोग फॉर्म वर्क देते हैं ताकि वो जो शेप मतलब जो कंक्रीट है वो एक तो पर्टिकुलर शेप अटेंड करे। उसके बाद हम लोग वो फॉर्म वर्क को निकाल देते हैं, तो वो जो फॉर्म वर्क देते हैं दैट इज कॉल्ड एज टिम्बर। ओके, आपका जो डोर्स हुआ, विंडोज हुआ, वहाँ पर आप जो डोर्स विंडोज एक घर में बनाते हैं दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टिम्बर। तो टिम्बर का जो यूज़ है वो बहुत सालों से देखा जा रहा है और अभी भी कंटिन्यू यूज़ उसका रह रहा है। ठीक है, तो देखिए एक ट्री जो है उसको क्लासीफाई तीन पार्ट में किया जाता है। ओके, तीन कंपोनेंट में ट्री को क्लासीफाई किया जाता है। ऊपर वाला जो पार्ट जहाँ पर लीव्स रहता है उसको हम लोग क्राउन बोलते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज क्राउन। एंड जो नीचे वाला जो रूट्स रहता है जो कि न्यूट्रिएंट्स ट्री को प्रोवाइड करता है दैट इज कॉल्ड एज रूट। ओके, मतलब न्यूट्रिएंट्स या फिर वाटर हुआ वो सब सप्लाई कौन करता है, रूट करता है। ठीक है, तो हम लोग के लिए फ्रॉम द सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू द थिंग मतलब जो चीज़ हम लोग को चाहिए दैट इज नथिंग बट दैट इज ट्रंक। उसको ट्रंक बोला जाता है। ठीक है, वो जो ट्री का बॉडी पार्ट जो है, बीच वाला पार्ट जो वुड है, वुडी पार्ट, उसको ट्रंक बोला जाता है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्राउन क्या पता चला, क्राउन जो है ऊपर वाला पार्ट को क्राउन बोला जाता है। ओके, नीचे सबसे लोअर मोस्ट पार्ट जो है उसको रूट्स बोला जाता है, और मिडिल पार्ट जो है जो कि सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है उसको ट्रंक बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्री। अगर आप एक ट्री जो है, देखिए ये जो ट्री है अगर इसको बीच से ऐसे काटेंगे, ठीक है, तो उससे हम लोग को जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसका फिगर देखिए मैं बनाया हूँ। ओके, एक्चुअली मैं ये अपडेट मतलब अपलोड किया हूँ, मतलब नेट यूज़ किया हूँ। ठीक है, देखिए ऐसा ट्री का स्ट्रक्चर दिखेगा। जो इनर मोस्ट पार्ट है दैट इज डार्क इन कलर। ठीक है, ये जो डार्क कलर है इसको क्या बोला जाता है, इसको हम लोग पिथ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टू द पिथ जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज हार्टवुड रहता है। ओके, नेक्स्ट टू द पिथ मतलब पिथ जो है सबसे जो डार्केस्ट पार्ट है उसको पिथ बोला जाता है। उसके बाद वाला लेयर जो होता है उसको हार्टवुड बोलते हैं। ओके, हार्टवुड के बाद जो सब देखिए जितना सब लेयर है, ये जो लेयर है मतलब इसको एनुअल रिंग्स बोला जाता है। ठीक है, ये जो लेयर है ये देखिए, ये लेयर एक लेयर एक लेयर, इसको एनुअल रिंग्स बोला जाता है। ठीक है, रिंग्स जैसा है उसको एनुअल रिंग्स बोला जाता है। तो देखिए पहला जो होता है वो डार्क पोर्शन को पिथ बोला जाता है, नेक्स्ट को हार्टवुड बोला जाता है, एंड जो नेक्स्ट वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सैपवुड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला लेयर को क्या बोला जाता है, सैपवुड बोला जाता है। तो सैपवुड जो है वो कंटिन्यू होता है एक पर्टिकुलर रिंग तक, एक पर्टिकुलर रिंग तक कंटिन्यू होता है। उसके बाद में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज कैम्बियम लेयर। ओके, हर एक का डिफिनेशन जो है नेक्स्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा। बस आप ये फिगर समझिए कि जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको पिथ बोलते हैं, पिथ के बाद जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज हार्टवुड, हार्टवुड के बाद जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज सैपवुड, सैपवुड के बाद जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज कैम्बियम लेयर, एंड द सबसे लास्ट में जो रहता है वो रहता है इनर बार्क। ओके, वो रहता है क्या, इनर बार्क रहता है और आउटर बार्क रहता है। ओके, बार्क ऑफ द ट्री, बार्क ऑफ द ट्री मतलब जो ब्राउन कलर का दिखता है, जो कि मतलब नॉन डेड मतलब डेड पोर्शन ऑफ द ट्री रहता है उसको बार्क बोला जाता है। ठीक है, तो इनसाइड में एक तो बार्क रहता है और आउटसाइड में एक तो बार्क रहता है। तो इनसाइड वाला बार्क को इनर बार्क बोला जाता है और आउटसाइड वाला लेयर जो है उसको आउटर बार्क बोला जाता है। ये देखिए ये आउटर है और ये वाला जो है ये इनर बार्क है। ठीक है, अभी आप सोच रहे हैं जो ऐसा मतलब टेंजेंशियल लाइंस है उसको क्या बोला जाता है। देखिए ये जो टेंजेंशियल लाइंस है जो कि पिच से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है, टू द कैम्बियम लेयर। ठीक है, तो कैम्बियम लेयर तक जो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज मेडुलरी रेस। ठीक है, जितना भी स्ट्रेंथ जो एक टिम्बर प्रोवाइड करता है दैट इज ड्यू टू द मेडुलरी रेस। ठीक है, जितना मेडुलरी रेस मतलब वाइड स्प्रेडेड रहेगा, जितना दूर तक पहुंच पाएगा, मतलब जितना कैम्बियम लेयर तक पहुंचा हुआ रहेगा, तो वो ट्री जो है, वो जो टिम्बर है उसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा हमको मिलेगा। ठीक है, तो ऑल दी स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर डिपेंड्स ऑन द मिडिलरी रेस। ठीक है, अभी देखिए अब अगर आपको कोई पूछे कि एक ट्री का जो लाइफ है वो कैसा पता चलता है। ओके, तो एक ट्री का जो एज है वो हमको पता चलता है बाय द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, उसके ऊपर कितना एनुअल रिंग्स है। अगर एक ट्री को आप काट रहे हैं तो उसका सेक्शन में देखिए काउंट करिए 1
2 3 ऐसा जितना एनुअल रिंग्स है उसको, जितना एनुअल रिंग्स होगा उसका उतना एज ऑफ द ट्री होता है। ओके, देखिए फर्स्ट कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट्स का फर्स्ट क्या है, देखिए पिथ। ओके, पिथ किसको बोला जाता है, इट इज द सेंट्रल मोस्ट डार्क पोर्शन ऑफ द ट्री एंड वेरीज इन शेप एंड साइज। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि बैनियन ट्री का जो पिथ होगा जितना उसका जितना साइज होगा पिथ का, मैंगो ट्री का उतना पिथ का साइज होगा, वैसा नहीं होता है, वो ट्री से ट्री वेरी करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए ये डार्क पोर्शन है, डार्क पोर्शन, अच्छा एक चीज जो डार्क होता है मतलब वो क्या होता है, उसमें डेड सेल्स प्रेजेंट रहता है। अगर कोई पार्ट पे डेड सेल्स प्रेजेंट रहेगा तो वो ग्रोथ ऑफ द ट्री के लिए हेल्प नहीं करेगा, तो इसलिए उसको बोला जाता है पिथ आर पिथ डज नॉट टेक पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ द ट्री। ओके, तो पिथ जो है वो ग्रोथ के लिए हेल्प नहीं करता है। ठीक है, तो वो डेड पार्ट है तो वो क्या करता है, वो जनरली स्ट्रेंथ के लिए काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट इज हार्टवुड। हार्टवुड क्या है, देखिए आउटर लेयर सराउंडिंग द पिथ एंड सराउंडेड बाय सैपवुड। ठीक है, तो आउटर लेयर है, देखिए ये वाला फिगर देखिए, एक मिनट में इरेज कर देता हूँ थोड़ा, 1 सेकेंड जस्ट। ओके ओके, देखिए जो ये वाला लेयर है इसको पिथ बोला जाता है। ओके, पिथ के बाद जो लेयर रहता है उसको हार्टवुड बोला जाता है। ओके, हार्टवुड इज द लेयर सराउंडिंग द पिथ बट सराउंडेड बाय सैपवुड। ओके, पिथ मतलब जो हार्टवुड है, हार्टवुड जो है वो पिथ को सराउंड करता है, बट हार्टवुड को सैपवुड जो है वो सराउंड करके रखता है, तो उसको हार्टवुड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट इज ऑल्सो डार्क इन कलर। जो हार्टवुड है इट इज ऑल्सो इन डार्क इन कलर विच इंडिकेट्स द डेड पोर्शन ऑफ द ट्री। मतलब क्या कि पिथ तो डार्क कलर रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ हार्टवुड जो है दैट इज ऑल्सो डार्क इन कलर। ओके, तो ये डार्क इन कलर रहता है मतलब ये डेड पोर्शन ऑफ द ट्री सिग्निफाई करता है। अगर कोई चीज डेड पोर्शन है मतलब वो एक्टिव ग्रोथ ऑफ द ट्री में हेल्प नहीं करता है, तो वो क्या प्रोवाइड करता है, हार्टवुड जो है इट ओनली इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द ट्री। जो ट्री है उसका स्ट्रेंथ मतलब एक टिम्बर का जो स्ट्रेंथ और रिजिडिटी जो प्रोवाइड करता है दैट इज ओनली ड्यू टू द हार्टवुड एंड पिथ। ओके, हार्टवुड और पिथ जो है वो डीके पार्ट है, मतलब वो डेड पार्ट ऑफ द ट्री है, तो वो ही आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज सैपवुड। ठीक है, देखिए जितना डेफिनेशन है वो सब लेयर वाइज लेयर है, पहला जो है वो पिथ आता है, फिर हार्टवुड आता है, नेक्स्ट जो है सैपवुड आता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सैपवुड जो है वो सराउंड करता है हार्टवुड को, बट वो खुद सराउंडेड होता है बाय कैम्बियम लेयर। ठीक है, तो वही चीज देखिए आउटर लेयर बिटवीन हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर। ठीक है, तो ये जो है सैपवुड जो है दैट इज आउटर लेयर हार्टवुड से, और इनर लेयर होगा कैम्बियम लेयर का। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज मतलब हार्ट सैपवुड इज द सेंटर ऑफ द हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर। ओके, तो देखिए ये जो है इसका कलर जो है लाइट इन कलर है। लाइट कलर मतलब क्या, मतलब कि दिस द सेल्स प्रेजेंट इन हियर आर नॉट डेड। तो अगर सेल्स जो है वो डेड नहीं है मतलब वो एक्टिव ग्रोथ ऑफ द ट्री में रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, तो अगर एक चीज एक्टिव ग्रोथ ऑफ द ट्री में रिस्पॉन्सिबल है मतलब वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, फूड ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो उसका सेल्स जो है वो एक्टिव है, वो डेड नहीं है। अगर डेड नहीं है तो स्ट्रेंथ में कुछ हेल्प नहीं करेगा, तो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी स्ट्रेंथ एंड हेल्प्स इन द न्यूट्रिएंट ट्रांसफर। जो न्यूट्रिएंट ट्रांसफर होता है ना फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स, तो वो काम सैपवुड करता है। ओके, नेक्स्ट इस बार देखिए, नेक्स्ट इज कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर क्या है, थिन लेयर, देखिए थिन लेयर बिटवीन सैप एंड इनर बार्क। देखिए सैपवुड और इनर बार्क के बीच का लेयर को कैम्बियम लेयर बोला जाएगा, एंड इंडिकेट्स द पोर्शन ऑफ सैप विच इज येट टू बी कन्वर्टेड इनटू सैपवुड। ठीक है, वो क्या इंडिकेट करता है कि आपका जो सैप पार्ट जो है, सैप मतलब एक्टिव पार्ट जो है, वो कितना पार्ट कन्वर्ट हुआ है सैपवुड को, वो मतलब कैम्बियम लेयर आइडेंटिफाई करता है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए इट शुड नॉट बी एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल एटमोस्फेयर। एक्सटर्नल एटमोस्फेयर जो है उसको वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल एटमोस्फेयर को एक्सपोज हो जाएगा तो जितना फंगस है या फिर जितना बैक्टीरिया है वो ट्री को अटैक करेगा और ट्री को क्या करेगा, डिके कर देता है। ठीक है, तो सैप मतलब कैम्बियम लेयर को कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, कैम्बियम लेयर इज प्रोटेक्टेड बाय इनर बार्क ऑफ द ट्री एज वेल एज द आउटर बार्क ऑफ द ट्री। वो प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि कोई भी अटैक ना हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज व्हाट, मेडुलरी रेस। ओके, मेडुलरी रेस क्या होता है कि थिन रेडियल फाइबर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पिथ अप टू कैम्बियम लेयर। ओके, जो मेडुलरी रेस है, फिगर देखिए यहाँ पर, स्टार्टिंग फ्रॉम द पिथ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, अप टू कैम्बियम लेयर। ठीक है, पिथ से स्टार्ट होकर कैम्बियम लेयर तक जाता है, उसको बोलते हैं मेडुलरी रेस। इसका मेन पर्पस क्या रहता है, देखिए इट होल्ड्स एनुअल रिंग्स ऑफ द हार्टवुड। ठीक है, एंड सैपवुड इन पोजिशन। तो मेडुलरी रेस क्या करता है कि जितना रिंग्स है उसको होल्ड करके रखता है हार्टवुड को और सैपवुड के साथ, ताकि एक स्ट्रेंथ जो है ट्री को पूरी अच्छे से मिले। ओके, तो दे इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू इट। मतलब क्या, अगर एक ट्री का मेडुलरी रेस जो है
अगर मेडुलरी रेस डैमेज हो जाएगा तो ट्री का स्ट्रेंथ जो है उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो मेडुलरी रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ अ टिम्बर। ओके, नेक्स्ट इस बार देखिए, नेक्स्ट लास्ट लेयर जो रहता है उसको हम लोग बार्क बोलते हैं। दैट इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्टिंग द कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम को जो प्रोटेक्ट करके रखता है दैट इज कॉल्ड एज बार्क। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ द ट्री याद रह जाएगा। इनरमोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज पिथ। Okay, 1 minute. Innermost path is called as pith. Pith is surrounded by heartwood. Heartwood is surrounded by sapwood. Sapwood is surrounded by cambium layer. Cambium layer is surrounded by inner bark and outer bark. Okay, जो रेडियली रेस जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मेडुलरी रेस। ओके, एक ट्री का एज जानने के लिए जितना उसके ऊपर एनुअल रिंग्स रहता है दैट इज कॉल्ड एज दैट कैन बी हेल्पफुल टू नो द एज ऑफ द ट्री। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, classification of trees. Okay, trees can be classified as exogenous as well as endogenous. Okay, exo मतलब outside, endo मतलब inside. Okay, देखिए एक्सोजेनस का मतलब क्या है, अगर कोई ट्री जो है वो आउटवर्ड, उसका ग्रोथ जो है आउटवर्ड होगा, मतलब आउटवर्ड ग्रोथ का मतलब क्या, उसका जो मेन ट्रंक पार्ट है अगर वो आउटसाइड ग्रो करेगा, जैसे कि सपोज ऐसे ग्रो कर रहा है, ओके ऐसे ग्रो कर रहा है, ऐसे ग्रो कर रहा है, ओके ऐसे ग्रो कर रहा है, आउटसाइड ग्रो होगा तो उसको एक्सोजेनस बोला जाता है। एंडोजेनस मतलब क्या, इनसाइड द ग्रोथ, मतलब जो है उसका ट्रंक जो है आउटसाइड ग्रो नहीं करेगा बट वो इनसाइड उसका स्ट्रेंथ अटेंड करते रहेगा, तो उसको एंडोजेनस बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए एक्सोजेनस ट्रीज। these trees grow in bulk in outward direction and are classified as conifers. ओके, एक्सोजेनस जो ट्री रहता है वो बल्क मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है और उसको उसका दो क्लासिफिकेशन है, एक तो है जो कॉनिफर्स और सेकंड वन जो है वो उसको बोला जाता है डेसिडियस। ठीक है, तो कॉनिफर्स को देखिए, कॉनिफर्स CON कॉन मतलब कोन शेप का वो फ्रूट्स जो है बियर करता है, उसको इसलिए कॉनिफर्स बोला जाता है। और उसका दूसरा नाम भी एवरग्रीन भी बोला जाता है। देखिए एवरग्रीन क्यों बोला जाता है, ताकि क्योंकि वो थ्रू आउट द ईयर उसका जो है लीव्स कभी मतलब कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो जाता है थ्रू द मतलब ट्री में। ओके, मतलब अगर कुछ लीव्स झड़ेगा तो दूसरा न्यू लीव्स फिर से ग्रो हो जाता है, तो इसलिए उसको एवरग्रीन बोला जाता है। एज दे नेवर शेड देयर लीव्स until new leaves are grown. Okay, next देखिए, they possess distinct annual rings and indistinct medullary rays. Okay, ये चीज देखिए अच्छे से, distinct annual rings। distinct annual rings का मतलब क्या है कि जो annual rings है वो बहुत दूर दूर है। ठीक है, annual rings जो है वो बहुत दूर दूर है बट medullary rays जो है वो बहुत पास पास है। ठीक है, एनुअल रिंग्स दूर दूर है और मेडुलरी रेस पास पास है। उसका मतलब क्या कि देखिए सपोज ये एक ठो रिंग हुआ, नेक्स्ट जो है यहाँ पर है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर, मतलब रिंग्स जो है बहुत दूर दूर है बट मेडुलरी रेस जो है पास पास में है। मतलब यहाँ पर एक तो मेडुलरी रेस हुआ और यहाँ पर उसके जस्ट नियर अबाउट मेडुलरी रेस, नेक्स्ट नियर अबाउट मेडुलरी रेस, नेक्स्ट नियर मेडुलरी रेस, मतलब मेडुलरी रेस पास पास में है। तो मेडुलरी रेस अगर पास में है तो वो इतना दूर तक नहीं जा पाएगा। इतना दूर तक मतलब क्या कि अगर वो पिच से स्टार्ट हो रहा है तो पूरा एंटायर एनुअल रिंग्स को कवर नहीं कर पाएगा। अगर कवर नहीं कर पाएगा तो वो जो मेडुलरी रेस है वो एनुअल रिंग्स को होल्ड करके नहीं रख पाएगा। इसीलिए कॉनिफर्स जो रहता है, कॉनिफर्स का वुड जो रहता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस ट्रीज आर सॉफ्ट। जो वुड रहता है वो सॉफ्ट रहता है, वीक रहता है और लाइट इन कलर रहता है। ओके, तो इससे क्या पता चला कि अगर एनुअल रिंग्स दूर में रहेगा, मेडुलरी रेस पास में रहेगा, तो जो मेडुलरी रेस है वो होल्ड करके एनुअल रिंग्स को नहीं रख पाएगा। एंड ड्यू टू दिस द टिम्बर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस ट्रीज आर सॉफ्ट, वीक एंड लाइट इन कलर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, चीर, देवदार हुआ, स्प्रूस हुआ, फिर हुआ, पाइन हुआ। ये एग्जाम्पल जो है इसको पूरा अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट इस बार देखिए, नेक्स्ट इज डेसिडियस ट्रीज। ओके, डेसिडियस ट्रीज को ब्रॉड लीफ ट्रीज भी बोला जाता है, उसका दूसरा नाम है ब्रॉड लीफ ट्रीज भी बोला जाता है। ओके, और देखिए कॉनिफर्स था, उसका कॉनिफर्स का जो है लीव्स जो है वो पर्टिकुलर ईयर में शेड नहीं करता है, मतलब थ्रू आउट द ईयर उसका लीफ जो है शेड नहीं होता है, बट डेसिडियस ट्रीज का लीफ जो है वो शेड होता है। और कौन सा मंथ में होता है, देखिए इन द मंथ ऑफ ऑटम वो शेड लीफ जो है शेड करता है, बट ग्रोज बैक इन स्प्रिंग्स में जो है उसका लीफ जो है फिर से वो ग्रो कर जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए दे पोजेस इनडिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स एंड डिस्टिंक्ट मेडुलरी रेस। ये बहुत अच्छा चीज है याद रखने वाली, इनडिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स एंड डिस्टिंक्ट मेडुलरी रेस। व्हाट डज दैट मीन, उसका मतलब देखिए कि सपोज एनुअल रिंग्स जो है देखिए पास में, ये वाला एक हुआ, नेक्स्ट ये वाला, नेक्स्ट ये वाला, नेक्स्ट ये वाला, नेक्स्ट ये वाला, मतलब एनुअल रिंग्स जो है पास में है बट मेडुलरी रेस आर डिस्टिंक्ट। मेडुलरी रेस आर डिस्टिंक्ट मतलब दूर दूर में। सपोज यहाँ पर एक हुआ,
नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक्ट हुआ, नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक्ट हुआ, नेक्स्ट इज दिस वन। ओके, मतलब मेडुलरी रेस जो है वो दूर दूर में है, तो मेडुलरी रेस के बीच में डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा स्प्रेड होके एनुअल रिंग्स का लास्ट वाला एनुअल रिंग्स को जाके पकड़ के रख पाएगा। तो इसीलिए डिसिडियस ट्रीज का स्ट्रेंथ जो रहता है कॉनिफर से ज्यादा रहता है। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा तो उसका कलर जो है वो डार्क इन कलर रहेगा, और वुड जो मिलेगा वो हैवी वुड मिलता है। तो ठीक है, समझ में आया? तो वुड इज डार्क इन कलर, हैवी, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड रहता है। एग्जाम्पल देखिए, बबुल हुआ, महागनी हुआ, ओक, साल, टीक, शीशम, ये सब जो है एग्जाम्पल्स ऑफ डेसिडियस ट्रीज रहता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, टीक इज द बेस्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग। मतलब जितना सिविल इंजीनियरिंग काम हम लोग करते हैं, अगर आपको कोई पूछेगा कि भाई फॉर्मवर्क जो घर में दिया जा रहा है तो वो कौन सा वुड है, वो है टीक यूज किया जाता है। ठीक है, बट स्ट्रेंथ जो रहता है शीशम का ज्यादा रहता है। ओके, स्ट्रेंथ जो रहता है शीशम का टीक से ज्यादा रहता है। ओके, और एक चीज देखिए, शीशम को हम लोग यूज नहीं करते हैं बिकॉज शीशम का ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं रहता है। मतलब अगर वेदर कंडीशंस को एक्सपोज किया जाता है तो शीशम का चांसेस रहता है वो जल्दी डिके हो जाएगा, बट टीक जो है वो जल्दी डिके होता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज व्हाट? एंडोजेनस ट्रीज। ओके, फर्स्ट था एक्सोजेनस ट्रीज, नेक्स्ट है एंडोजेनस ट्रीज। ओके, एंडोजेनस मतलब इनसाइड जो ग्रो करता है, मतलब इनवर्ड जो ग्रो करता है उसको एंडोजेनस ट्रीज बोला जाता है। ग्रोज इन बल्क इन द इनवर्ड डायरेक्शन। बेस्ट एग्जांपल आपको पता होगा बैम्बू ट्री। ओके, बैम्बू देखे होंगे। ओके, बैम्बू जो है वो इनसाइड ग्रो करके बहुत ऊंचा तक जाता है, तो उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है देखिए, केन हुआ या फिर पाल्म ट्री हो गया। ठीक है, दिस ऑल एग्जांपल्स आर बेस्ड ऑन एंडोजेनस ट्रीज। ओके, कोकोनट ट्री भी देखिएगा वो इनसाइड ही ग्रो करता है, उसका ब्रांचेस ज्यादा नहीं रहता है, वो जस्ट एक ही सिंगल ट्रंक रहता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दे पोजेस फाइब्रस मासेस अलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ओके, फाइब्रस मासेस देखिएगा, जैसे कि अगर आप बैम्बू ट्री को कट कर रहे हैं तो उससे जो मास उसका निकलता है, मतलब जो ट्रंक पार्ट रहता है वो देखिएगा उसका डायरेक्शन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ग्रो करता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एंडोजेनस ट्रीज। नेक्स्ट इज व्हाट? प्रोसेस ऑफ टिम्बर। ओके, तो एक टिम्बर जो है उसको कैसा प्रोसेस किया जाता है? पहले पहले उसको फेलिंग किया जाता है, मतलब उसको काटा जाता है। नेक्स्ट उसको सीजनिंग किया जाता है, नेक्स्ट कन्वर्शन किया जाता है, एंड लास्ट इज प्रिजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, ठीक है, फेलिंग ऑफ ट्रीज का मतलब क्या है कि जो एक टिम्बर है उसको पर्टिकुलर एज में उसको काटा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जस्ट ट्री ग्रो हुआ तो 5 साल 10 साल जाने के बाद उसको काट देंगे। अगर ऐसा किया जाता है तो उसका स्ट्रेंथ जितना देना चाहिए उतना प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इट इज डन एट अप्रोप्रिएट एज दैट इज अराउंड 1 मिनट। इट इज डन एट अप्रोप्रिएट एज दैट इज अराउंड 50 to 100 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, एक ट्री जो है उसका जब 50 से 100 ईयर्स होता है तो उसी बीच में उसको कट किया जाता है। ओके, शुड बी कट इन अ वे सच दैट मैक्सिमम टिम्बर कैन बी ऑब्टेन्ड। ऐसा नहीं है कि मतलब कैसे भी काट दिया उसको, एक पर्टिकुलर मतलब ऐसे काटेंगे कि जो ट्रंक जो है हमको मैक्सिमम पार्ट हमको मिले। ओके, नेक्स्ट देखिए, इट इज डन इन सुटेबल सीजन व्हेन सैपवुड इज एट रेस्ट। ओके, तो ट्री टिम्बर जो है उसको ऐसा टाइम पे कट किया जाएगा कि जो उसका सैपवुड है वो रेस्ट पे रहेगा। सैपवुड रेस्ट पे रहेगा मतलब ये है कि जो सैपवुड का काम रहता है न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करना या फिर वाटर ट्रांसफर करना, तो अगर वो सैपवुड का काम कंटिन्यू हो रहा होगा देन उस टाइम में अगर हम लोग उसको काट देंगे देन देयर में बी अ चांस ऑफ दैट टिम्बर इज हैविंग मच वाटर। ओके, मतलब उसके अंदर में जो वाटर है वो ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए एक पर्टिकुलर सीजन में कट करेंगे तब जो सैपवुड होगा वो रेस्ट पे रहेगा। जैसे कि देखिए हिली एरियाज है तो उस पर हम लोग कब करते हैं? हिली एरियाज में विंटर सीजन में करते हैं। ओके, क्योंकि हिली एरियाज जो है अगर आप और ये सीजन जून जुलाई का सीजन में करेंगे तो बहुत बारिश हो रहा होगा, उस टाइम में क्या होगा कि कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर जो है रूट से ब्रांचेस तक पहुंच रहा होगा, इसलिए विंटर में थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए हम लोग हिली एरियाज में विंटर में करते हैं। अगर प्लेन एरियाज है तो वहां पर हम लोग समर में करते हैं। ओके, तो पहला प्रोसेस क्या था? फेलिंग ऑफ ट्री। नेक्स्ट फेलिंग ऑफ टिम्बर। नेक्स्ट देखिए सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग का मतलब क्या है कि अगर हम लोग टिम्बर को मतलब एक कुछ प्रोसेस कर रहे हैं ताकि उसका जो पानी है वो पूरा निकल जाए, उसको हम लोग सीजनिंग ऑफ टिम्बर बोलते हैं। ओके, अ न्यूली कट ट्री कंटेन्स 50% ऑफ वाटर। सीजनिंग इज डन टू रिमूव द सैप एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द टिम्बर। ओके, जनरली सीजनिंग क्यों किया जाता है? ताकि उसका जो टिम्बर का सैप है वो निकल जाए, और जितना लिविंग पार्ट अगर निकल जाएगा तो डेड पार्ट रहेगा, तो वही डेड पार्ट जो है वो हेल्प करेगा हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। और एक चीज़ क्या है, अगर एक कोई भी चीज़ को आप ड्राई करते हैं तो उससे क्या है, वाटर निकल जाने से वो थोड़ा लाइट हो जाता है, तो इजीली उसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके भी जा सकते हैं। ठीक है, देखिए एडवांटेजेस क्या है, कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। ओके, अगर पानी पार्ट वाटर पार्ट जो है टिम्बर से चले जाता है तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। ओके, जला सकते हैं उसको। नेक्स्ट देखिए लेस वेट वाइल ट्रांसपोर्टेशन, उसका वेट जो है वो बहुत कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीजेस हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड टफनेस। हार्डनेस जो है वो बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, और टफनेस जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए मेंटेन्स शेप एंड साइज। अगर एक पर्टिकुलर
टिम्बर से हम वाटर जो है मतलब निकाल देते हैं, तो वो जो टिम्बर का शेप और साइज जो है एक पर्टिकुलर शेप पे रह जाएगा और वो ग्रो करेगा नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिए, रिड्यूसेस चांसेस टू श्रिंक एंड क्रैक एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम अटैक ऑफ फंगाई एंड इंसेक्ट। ओके, जैसे कि देखिए अगर कोई वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है या फिर लिविंग पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो देर में भी अ चांस दैट कि फंगाई अटैक हो या फिर इंसेक्ट्स अटैक करे और वो जो लिविंग पार्ट है उसको उन लोग अपना न्यूट्रिशन के हिसाब से वहां पर रहने लगे। ओके, तो उससे क्या होगा ना, जो ट्री जो टिम्बर जो है वो सड़ जाएगा और उसको हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसको सीजनिंग करते हैं ताकि वो जो लिविंग पार्ट है वो डेड हो जाए और कोई भी फंगाई अटैक ना हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, सीजनिंग दो टाइप का किया जाता है, एक तो है नेचुरल प्रोसेस नेचुरल सीजनिंग और एक तो है आर्टिफिशियल सीजनिंग। ओके, नेचुरल सीजनिंग कैसे किया जाता है, देखिए जनरली हम लोग उसको टिम्बर को जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या फिर पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी पे रख देते हैं और उसको अलाउ करते हैं ताकि उसका जो वाटर पार्टिकल्स है वो कम्प्लीटली निकल जाए। इसमें हम लोग कुछ अपना प्रोसेस नहीं लगाते हैं, बस सन के आगे रख देते हैं, सन जो मतलब सन रेज उसके ऊपर गिरता है तो उससे वाटर पार्टिकल्स इवापोरेट करता है। ठीक है, तो इसलिए जो टाइम होता है वो 2 से 4 साल जनरली लगता है, जो कि बहुत बड़ा पीरियड है। ओके, और हम लोग क्या हाथ में कंट्रोल नहीं रहता है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, तो कभी अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा तो वाटर सूखने का काम रहेगा, वो अच्छे से सूख नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, रिड्यूसेस रेजिस्टेंस टू श्रिंकेज ट्विस्टिंग एंड वार्पिंग इज रिड्यूस। तो नेचुरल सीजनिंग से जो श्रिंकेज रेजिस्टेंस रहता है वो कम हो जाता है, इतना ज़्यादा रहता नहीं है। तो नेचुरल सीजनिंग आजकल कोई जनरली करता नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, आर्टिफिशियल मेथड। ओके, आर्टिफिशियल मेथड से कैसे किया जाता है, पहला जो है देखिए बॉइलिंग, या फिर नेक्स्ट मतलब बॉइलिंग का मतलब क्या हुआ, कोई भी टिम्बर रहा उसको क्या करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा कंटेनर, ओके, बहुत बड़ा बड़ा कंटेनर में वो टिम्बर को डाल देंगे और उसको बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने से क्या है, जो उसका वाटर पार्टिकल्स जो है वो बाहर आ जाएगा और टिम्बर का जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, बट क्या करते हैं कुछ एक ठो सॉल्ट डाल देते हैं ताकि बॉइलिंग का प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग जो है जनरली आप देखिएगा तो अनइकोनॉमिकल रहता है, मतलब ज़्यादा उसमें कॉस्ट इवाल्व मतलब लगता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल सीजनिंग करते नहीं है। तो हम लोग यूज़ क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी यूज़ किल्न सीजनिंग। ओके, दिस इज द बेस्ट मेथड एंड इट इज़ डन इन एयर टाइट चैम्बर इन विच टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज इन फुल कंट्रोल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, किल्न सीजनिंग करते हैं ताकि हमारे हाथ पे क्या रहता है कि वी हैव द कंट्रोल ओवर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, कितना ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है, ताकि जो वाटर है वो कंप्लीटली टिम्बर से निकले। ओके, दैट इज कॉल्ड एज किल सीजनिंग। नेक्स्ट देखिए, वाटर सीजनिंग रहता है, ये जनरली थोड़ा डिसएडवांटेजेस रहता है, इसलिए हम लोग वाटर सीजनिंग जनरली प्रीफर नहीं करते हैं। ओके, देखिए मॉइस्चर कंटेंट इन अ वेल सीजन टिम्बर इज अबाउट 10 to 12%। मतलब क्या था, जब हम लोग ट्री को फेल किए थे, मतलब काटे थे जब ट्री को, तो उसमें 50 to 60% वाटर था। तो सीजनिंग करने के बाद जो टिम्बर है उसमें 10 to 12% मॉइस्चर कंटेंट ओनली प्रेजेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, नेक्स्ट इज कन्वर्शन ऑफ टिम्बर। ओके, टिम्बर को हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, कन्वर्ट कर देते हैं मतलब क्या रहता है, जो इतना बड़ा लॉग्स ऑफ वुड है उसको काट के हम लोग छोटा छोटा एज रिक्वायर्ड वुड में, एज रिक्वायर्ड टिम्बर में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उसको फ्यूचर में हम लोग यूज कर पाए। ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टिम्बर इन रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। एक पर्टिकुलर शेप और साइज में कन्वर्ट कर देने को कन्वर्शन ऑफ टिम्बर बोला जाता है। जनरली कन्वर्शन ऑफ टिम्बर मतलब टिम्बर को हम लोग सॉ करते हैं फोर मेथड से। एक पहला वाला जो है ऑर्डिनरी सॉइंग, नेक्स्ट इज क्वार्टर सॉइंग, थर्ड वाला जो है देखिए टेंजेंशियल सॉइंग एंड द लास्ट वन इज रेडियल और रिफ्ट सॉइंग। ठीक है, देखिए फर्स्ट इज व्हाट, ऑर्डिनरी सॉइंग। ऑर्डिनरी सॉइंग जो रहता है वो बहुत इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड रहता है। ओके, हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखिए ये जो है, ये फिगर देखिए अच्छे से, ये जो है एक टिम्बर लॉक मतलब टिम्बर का सेक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये जो है एक तो एनुअल रिंग्स है, ठीक है, और ये जो है देखिए दिस इज द पिथ। तो पिथ का अलोंग मतलब पिथ को टेंजेंशियली एक तो कट यहाँ करते हैं और ये वाला फेस में करते हैं। ओके, अगेन देखिए ये एनुअल रिंग है, यहाँ पर एक तो टेंजेंशियल कट किए और यहाँ पर एक तो टेंजेंशियल कट किए। अगेन देखिए दिस इज अ एनुअल रिंग, तो यहाँ पर एक तो टेंजेंशियल कट किए ये वाला फेस पे और एक तो टेंजेंशियल कट किए। तो ऐसा सॉइंग को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी सॉइंग। ओके, इसको फ्लैट सॉइंग या फिर स्लैब सॉइंग भी बोला जाता है। ओके, कटिंग्स आर मेड टेंजेंशियल टू द रिंग्स। हम लोग जो यहाँ पर कट करते हैं वो टेंजेंट रहता है, रिंग्स है, रिंग्स के अलोंग में टेंजेंशियली हम लोग कट करते हैं। ठीक है, देखिए जनरली ऑर्डिनरी सॉइंग जो रहता है बहुत इकोनॉमिकल रहता है, बट इस पे वेस्टेज जो है वो भी मिनिमम आता है, वेस्टेज ज़्यादा आता नहीं। ठीक है, बट स्ट्रेंथ जो रहता है इतना स्ट्रेंथ वो प्रमोट नहीं करता है। नेक्स्ट इज व्हाट, क्वार्टर सॉइंग। ओके, क्वार्टर सॉइंग क्या रहता है, देखिए हम लोग 100 कट्स आर मेड बिटवीन
45 डिग्री टू 90 डिग्री, यहाँ पर डिग्री छोड़ दिया हूँ, 45 डिग्री टू 90 डिग्री। ओके, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ये पिथ है। ओके, फिगर को देखिए अच्छे से, फिगर में देखिए दिस इज द पिथ। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक तो कट के ऐसे 90 डिग्री में कट के, यहाँ पर अगेन 90 डिग्री पे, यहाँ पर अगेन 90 डिग्री पे, यहाँ पर अगेन 90 डिग्री पे, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा क्वार्टर स्वइंग। आप इस पे कोई पर्टिकुलर एंगल ले सकते हैं, बट वो एंगल जो है 45 से 90 के बीच में रहना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, 60 डिग्री कट किया, अगेन फ्रॉम हियर 60 डिग्री कट, ईयर 60 डिग्री कट। तो ऐसा 60 डिग्री कट 45 से 90 के बीच में कोई भी एंगल पे अगर आप स्वइंग करेंगे तो उसको क्वार्टर स्वइंग बोला जाता है, ठीक है। जनरली ये कहाँ पर किया जाता है, देखिए यूज्ड फॉर वुड्स विद इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेस। जो अगर जिसका जो ट्री का मेडुलरी रेस जो है इनडिस्टिंक्ट है, इनडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेस मतलब क्या, जहाँ पर स्ट्रेंथ जो है हम लोग को थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो वहां पर हम लोग क्वार्टर स्वइंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, टेंजेंशियल स्वइंग। टेंजेंशियल स्वइंग क्या है, देखिए कि saw cuts are made tangential to annual rings and meet at right angle, ठीक है। तो जो है देखिए ऑर्डिनरी सॉइंग और टेंजेंशियल सॉइंग के बीच में एक ही डिफरेंस है, ओनली वन डिफरेंस इज दैट कि देखिए सपोज फिगर देखिए, ये वाला फिगर देखिए, ये है पिथ। ओके, ये है पिथ, ये है पहला एनुअल रिंग, ठीक है। पहला एनुअल रिंग को देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट जो है, यहाँ पर एक तो टेंजेंशियल कट हम लोग किए, ये वाला पॉइंट में अगर एक टेंजेंशियल कट किए, ये वाला पॉइंट पे एक टेंजेंशियल कट, ये वाला पॉइंट पे एक टेंजेंशियल कट, ठीक है। मतलब एक सर्कल जो है उसके अराउंड में 4 टेंजेंट, 1 2 3 4। ओके, तो ऐसा कट करेंगे तो हम लोग को जो पार्ट मिलेगा उसको टेंजेंशियल सॉइंग बोला जाता है। ओके, बट देखिए इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो सेक्शंस प्रोवाइड करता है दैट इज वीकर इन सेक्शंस, मतलब उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि देखिए जो मेडुलरी रेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, मेडुलरी रेस कहाँ से, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, सपोज ये फिगर हुआ, ये हुआ, ऐसे मेडुलरी रेस स्टार्ट होता है। तो मेडुलरी रेस जो है सब क्या होता है, वो मेडुलरी रेस जो है वहां पर कट हो जाता है। देखिए पूरा, देखिए ये थ्रू आउट द सर्कल जितना मेडुलरी रेस था सबका सब कट गया है, ठीक है। तो कट हो जाता है, इसलिए क्या है, टेंजेंशियल स्वइंग जो प्रोवाइड करता है सबसे वीक सेक्शन प्रोवाइड करता है। बट हम लोग इसको यूज करते हैं कहाँ पर, जहां पर डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स प्रेजेंट रहता है, वहां पर ही केवल हम लोग टेंजेंशियल स्वइंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, रेडियल और रिफ्ट स्वइंग। रेडियल बोल सकते हैं या फिर इसको रिफ्ट स्वइंग भी बोला जाता है। ओके, या मेड इन रेडियल डायरेक्शन। ओके, तो अलोंग द रेडियस हम लोग कटिंग करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे रेडियल और रिफ्ट सॉइंग। ओके, और देखिए ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन अमंग ऑल, चारों जितना हम लोग पढ़े, ऑर्डिनरी सॉइंग हुआ या फिर क्वार्टर या फिर टेंजेंशियल या फिर रेडियल, सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन रेडियल सॉइंग प्रोवाइड करते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देखिए देखिए ये जो है, ये फिगर देखिए, दिस इज द पिथ। ओके, सपोज यहाँ पर एक तो मेडुलरी रेस है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐसे कट कर दिया, तो देखिए मेडुलरी रेस जो है वो तो अभी तक बचा हुआ है, दैट इज नॉट कट। तो स्ट्रेंथ जो है मेडुलरी रेस ही प्रोवाइड करता है, तो अगर मेडुलरी रेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो स्ट्रेंथ जो है वो कम हो नहीं रहा है। ओके, अगेन देखिए ये यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक तो मेडुलरी रेस है, तो मैंने क्या किया, ये ऐसा कट कर दिया। ओके, ऐसा कट कर दिया, ऐसा कट कर दिया, ठीक है। तो जो मेडुलरी रेस है वो तो अभी भी है, वो कट नहीं हुआ है, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगा। जैसे कि यहाँ पर एक तो देखिए ये मेडुलरी रेस सपोज है, तो मैंने क्या किया, ऐसा कट कर दिया। ओके, मतलब क्या है, सपोज ये सर्कल है, ये मेडुलरी रेस ऐसे जा रहा है, तो मैं क्या किया, मेडुलरी रेस के राइट और लेफ्ट में कट करके एक सेक्शन निकाल दिया हूँ, जैसे कि पाई के जैसे। ओके, जैसे केक है, केक से एक पाई निकालते हैं ना, वैसे ही, ठीक है। तो कट कर रहे हैं तो उससे क्या है ना, मेडुलरी रेस के ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेंथ जो है वो कम हो नहीं रहा है। ओके, बट देखिए यहाँ पर वेस्टेज जो है, जो स्ट्रेंथ ज्यादा देगा ऑब्वियसली उसका वेस्टेज जो है ज्यादा होगा, क्योंकि आप स्ट्रेंथ हिसाब से काम कर रहे हैं, तो वेस्टेज जो है मैक्सिमम इन दिस, सबसे ज्यादा वेस्टेज जो है रेडियल और रिफ्ट सॉइंग देता है, सबसे कम वेस्टेज जो है ऑर्डिनरी सॉइंग प्रोवाइड करता है। अगर स्टेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो रिफ्ट जो है वो सबसे ज्यादा देता है, नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी, उसके बाद क्वार्टर सॉइंग, और सबसे कम जो है टेंजेंशियल सॉइंग प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। ओके, फर्स्ट प्रोसेस क्या था, देखिए फर्स्ट प्रोसेस इज फेलिंग ऑफ टिम्बर, नेक्स्ट सीजनिंग, थर्ड कन्वर्शन एंड द फोर्थ प्रोसेस इज प्रिजर्वेशन। मतलब उसको स्टोर करके रखेंगे ताकि जब फ्यूचर में यूज करने को आएगा तब यूज करेंगे। ओके, तो प्रिजर्वेशन हम लोग क्यों करते हैं, ताकि जो टिम्बर का लाइफ है वो बढ़ जाए। ओके, लाइफ ऑफ द, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द टिम्बर। ओके, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द टिम्बर एंड टू मेक इट मोर वेदर रेजिस्टेंस अगेंस्ट फंगल और इंसेक्ट अटैक। उसको सेव करके ऐसे रखेंगे ताकि वो 2-3 साल तक आराम से चले जाए और उसके ऊपर कोई भी फंगस या फिर इंसेक्ट अटैक ना करे। ओके, देखिए पहला स्टेप क्या है, देखिए एस्क्यू ट्रीटमेंट, एएससीयू, एस्क्यू ट्रीटमेंट या फिर एएससीयू बोलते हैं। ओके, देखिए ये क्या है, मिक्सचर ऑफ आर्सेनिक पेंटॉक्साइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट रहता है। ओके, एएस आर्सेनिक, सीयू कॉपर सल्फेट। ओके, आर्सेनिक पेंटॉक्साइड और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन को एएससीयू बोलते हैं, आस्को बोलते हैं। ओके,
तो ये क्या है देखिए, इट इंक्रीजेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट एंड्स। व्हाइट एंड्स जो रहता है, ओके, चीट मतलब क्या बोलते हैं उसको, दीमक बोलते हैं। दीमक जो रहता है उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस जो है आस्को देता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, सॉलिग्नम पेंट्स। सॉलिग्नम पेंट्स इंक्रीजेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट एंड्स एंड वेरियस कलर्स कैन बी एडेड एज पिगमेंट। ओके, देखिए व्हाइट एंड्स के लिए आप दो चीज कर सकते हैं, आइदर आस्को ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर सॉलिग्नम पेंट्स कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। बट एक सॉलिग्नम पेंट्स का एक एडवांटेज क्या है कि आप उसके ऊपर कोई भी पिगमेंट डाल के एक पर्टिकुलर कलर में वो टिम्बर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, ऑयल पेंट्स। देखिए ऑयल पेंट्स क्या रहता है, इंक्रीजेस ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्शन ऑफ वाटर। ओके, तो अगर हम लोग को एक टिम्बर को प्रिजर्व करके रखना है जो कि वाटर का अगेंस्ट में काम करे, तो उसके लिए हम लोग ऑयल पेंट्स देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, कोल टार। देखिए कोल टार जो है वो क्या है, इट इंक्रीजेस ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्शन ऑफ वाटर एंड फायर। ओके, मतलब फायर और वाटर के अगेंस्ट में आपको अगर ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करना है तो कोल टार यूज कीजिए। बट उसका एक डीमेरिट क्या है देखिए, इट गिव्स अनप्लीजेंट स्मेल। उसका स्मेल जो है, जो टिम्बर में आप लगाएंगे उसका टिम्बर का स्मेल जो है थोड़ा फॉल स्मेल आएगा, मतलब गंदा स्मेल आएगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, केमिकल सॉल्ट्स। केमिकल सॉल्ट्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे ब्लू विट्रल हुआ। ओके, ब्लू विट्रल क्या है, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रल बोला जाता है। और ग्रीन विट्रल किसको बोला जाता है, कमेंट कीजिएगा। ओके, ग्रीन विट्रल जो है वो फेरिक सल्फेट को बोला जाता है, ग्रीन विट्रल। ओके, केमिकल सॉल्ट्स हम लोग ब्लू विट्रल दे सकते हैं, या फिर सोडियम क्लोराइड दे सकते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड दे सकते हैं, या फिर जिंक क्लोराइड देके प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, क्रेसोट ऑयल। क्रेसोट ऑयल जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, क्रेसोट ऑयल पूछा जाता है, उसको बेस्ट प्रिजर्वेटिव बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज बेथेल्स प्रोसेस भी इसको बोला जाता है। दो नाम है, क्रेसोट ऑयल बोला जा सकता है या फिर बेथेल्स प्रोसेस बोला जाता है। एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ टार एंड डबल्स द लाइफ ऑफ द टिम्बर। ठीक है, तो क्रेसोट ऑयल को कैसे निकाला जाता है, बाय डिस्टिलेशन ऑफ टार। टार जो है उसको अगर डिस्टिलेशन किया जाएगा तो उससे जो मिलता है उसको क्रेसोट ऑयल बोला जाता है। और इसको लगाने से जो टिम्बर का जो एज है वो डबल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, सर एबल्स प्रोसेस। सर एबल्स प्रोसेस क्या है, यूज्ड टू इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर बाय अप्लाइंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट। ठीक है, तो सर एबल्स प्रोसेस जो है उसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ा देते हैं अगेंस्ट फायर। ओके, तो ये जो सर एबल्स प्रोसेस में किया जाता है, सोडियम सिलिकेट को हम लोग डायरेक्टली टिम्बर के ऊपर लगाते हैं। ओके, सो दिस ऑल, ये जो जितना था आज हम लोग जितना पढ़े वो टोटल टिम्बर के ऊपर में था। टिम्बर को कैसे मतलब फेल किया जाता है, फिर उसको कैसे सॉ किया जाता है, फिर उसको कैसे सीजनिंग किया जाता है और उसको कैसे प्रिजर्व करते हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और आपको अगर ये वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया लिंक पे जाइए, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर वीडियोस का पीडीएफ अपलोड होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर